हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट 4, दैट इज़ मनी मार्केट। उसमें हम लोग देखने वाले हैं मनी मार्केट का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, फीचर एंड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है इंडियन मनी मार्केट का स्ट्रक्चर और कंपोनेंट। फिर है फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। फिर है इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट की कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं मनी मार्केट में। फिर लास्ट है इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑन इंडियन मनी मार्केट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में अपन ये दो चीज़ें कवर करने वाले हैं, मनी मार्केट का डेफिनेशन, मीनिंग, और उसके बाद स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि मनी मार्केट एक्चुअल में है क्या। ये कौन सा मार्केट है कि जिसमें मनी इन्वॉल्व है। तो अपन सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन से प्रकार के मार्केट होते हैं। देखिए, दो टाइप्स के मार्केट होते हैं। ठीक है, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये किसके टाइप्स है अपने, फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स है ये। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को अपन दो इसमें क्लासिफाई करते हैं, एक है मनी और एक है कैपिटल। तो हम 4th यूनिट में मनी मार्केट पढ़ने वाले हैं और 5th यूनिट में कैपिटल मार्केट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि मनी मार्केट में क्या होता है। तो मनी मार्केट जो होता है ये शॉर्ट टर्म फंडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म फंडिंग प्रोवाइड करता है। शॉर्ट टर्म यानी कि लेस देन 1 ईयर। ठीक है, और कैपिटल मार्केट क्या है, लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि LIC अभी प्राइवेटाइज होगी या फिर उसको स्टॉक मार्केट में लाया जाएगा। तो वो क्या हो रही है, वो कैपिटल मार्केट में आ रही है, जिसकी मदद से वो शेयर या फिर स्टॉक्स की मदद से उसका फंडिंग बढ़ाने वाला है। तो ये कैसी फंडिंग होगी, उसकी लॉन्ग टर्म वाली फंडिंग होगी। तो अगर मनी मार्केट का अपन बात करें तो ये कैसी फंडिंग होती है, शॉर्ट टर्म फंडिंग, जो कि है लेस देन 1 ईयर। तो इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, तो सबसे पहला है कमर्शियल पेपर। ठीक है, उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जिसको अपन CD बोलते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है इस तरह के, ये कौन इशू करती है, कंपनी इशू करती है। किसके लिए, तो फंड रेज करने के लिए। यानी कि किसी की कंपनी को अगर फंड की ज़रूरत पड़ी तो वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट इशू करके मनी मार्केट में अपना फंडिंग बढ़ाती है। तो उसी तरह से कैपिटल मार्केट में किस तरह से फंडिंग बढ़ाई जाती है, तो शेयर्स, स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स देके। ठीक है, बॉन्ड्स इशू करते हैं और वो अपना फंडिंग लेती है। मनी मार्केट का जो रेगुलेटर है, यानी कि इस पे जो वॉच रखता है, वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रेगुलेटर कौन है इसका, यानी कि मनी मार्केट में जो भी अपन ट्रांजैक्शन करेंगे वो कौन मॉनिटर करेगा, तो RBI मॉनिटर करेगा। और कैपिटल मार्केट में कौन मॉनिटर करेगा, SEBI, यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि ये किस नेचर का मार्केट है, कैपिटल नेचर का। ये कैसा है, लॉन्ग टर्म फंडिंग वाला है, इसलिए इसमें SEBI रेगुलेट कर का काम करेगा और इसमें RBI रेगुलेटर का काम करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि दो टाइप्स के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट यानी कि शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए कंपनी जिसको इशू करते हैं उसको अपन मनी मार्केट में गिनेंगे, और जिसके लिए कंपनी लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए यूज़ करेगी, जैसे कि शेयर हो गए, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, तो उसको अपन कैपिटल मार्केट में गिनेंगे। ठीक है, इसका रेगुलेटर है RBI और कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है SEBI। ठीक है, और इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है। तो ये सारे अपन पढ़ने वाले हैं कि कमर्शियल की पेपर किसको कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसे कहते हैं, ये अपन इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन सबसे पहले मनी मार्केट का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, फीचर एंड ऑब्जेक्टिव है ये। ठीक है, a financial market brings buyers and sellers together to trade in financial assets such as stock, bonds, commodities, derivatives and currencies. ठीक है,
द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट is to set prices for global trade, raise capital and transfer liquidity and risk. तो फाइनेंशियल मार्केट अपने को क्या प्रोवाइड करता है? कैपिटल रेज करने के लिए मदद करता है। उसके बाद अपन लिक्विड रह सकते हैं किसी भी बात, ठीक है। Although there are many components to financial market, two of the most commonly used are money market and capital market, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट को किस तरह से डिवाइड किया गया है? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। Money market are used by government and corporate entities as means of borrowing and lending in short term। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बोरो या फिर लैंड कर रहे हो तो उसको अपन किस में गिनेंगे? मनी मार्केट में, ठीक है। यूजुअली फॉर असेट्स बीइंग हेल्ड अप टू अ ईयर। मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है इसका? अप टू अ ईयर, या फिर उससे कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा? 1 ईयर का। Conversely, capital market are more frequently used for long-term assets which are those with maturities of greater than 1 year। तो अपन ने देखा ही था कि कैपिटल मार्केट ऐसा लॉन्ग टर्म मार्केट होता है जिसकी टाइम पीरियड कितना होता है? ग्रेटर देन 1 ईयर, 1 ईयर और ग्रेटर देन 1 ईयर, ठीक है। आगे देखते हैं अभी definition and meaning of money market। Money market basically refers to a section of financial market where financial instrument with high liquidity and short term maturities are traded। देखिए किस तरह से मार्केट को रेफर किया गया है, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है वो हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। अभी हाई लिक्विडिटी यानी कि अगर आप मार्केट में गए उस चीज़ को बेचने के लिए तो झट से वो चीज़ बेची जा सकती है और आपके पास कैश आ जाएगी। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को अपन मनी मार्केट में गिनेंगे। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज़ में होते हैं, ठीक है, लेस देन 1 ईयर वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अपने को हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको अपन मनी मार्केट में देखते हैं। Money market has become a component of financial market for buying and selling of securities for a short-term maturities of 1 year or less such as treasury bills and commercial paper, ठीक है। तो किस तरह से मैच्योरिटीज़ उनकी क्या होती है? 1 ईयर या फिर उससे भी कम वाला पीरियड जो भी सिक्योरिटीज़ का आता है और जो अपने को हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं उसको अपन मनी मार्केट में गिनेंगे। और इसका एग्जांपल क्या दिया है इन्होंने? ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर्स, ठीक है। तो ये ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? एक प्रकार से गवर्नमेंट इशू करते हैं इनको डिस्काउंट्स पे, और इसकी मैच्योरिटी होती है जो पार वैल्यू पे होती है। जैसे कि ट्रेजरी बिल इशू किया गया 95,000 में, और जब इसका पीरियड कंप्लीट हो जाएगा 8 मंथ 10 मंथ्स जो भी होगा इसका, सपोज अपन एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये होगा 1 लाख पे मैच्योर। यानी कि कस्टमर को देना होगा 95,000 और उनको मिलेगा 1 लाख। यानी कि क्या होता है? ट्रेजरी बिल्स जो होता है वो इशूड एट डिस्काउंट होता है और मैच्योर्ड एट पार होता है, ठीक है। तो और इसी तरह से कुछ कमर्शियल पेपर का भी होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट इशू नहीं करता, ये प्राइवेट एंटिटीज़ इशू करती है। लेकिन इसकी प्रोसीजर भी सेम है ट्रेजरी बिल्स जैसी, इशूड एट डिस्काउंट और मैच्योर्ड एट पार, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलप मनी मार्केट के। फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है मनी मार्केट के, ठीक है। The money market in India has a correlation for a short-term fund with the maturity ranging over a night to 1 year in India, including financial instruments that are deemed to lose substitutes of money। तो क्या कहा गया है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो एक दिन यानी कि ओवर अ नाइट टू 1 ईयर, यानी कि एक दिन से लेके 1 ईयर तक जिसकी मैच्योरिटी है, वो सारी चीज़ें किस में आती है? अपनी मनी मार्केट में आती है, ठीक है। और वो क्या है? क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी। ये क्या है? क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी है। यानी कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपके पास अगर ये इस तरह का मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है तो वो पैसे का ही काम करेगा, ठीक है। बहुत ही क्लोज सब्सटीट्यूट होता है ये मनी का। Similar to developed economies, in Indian money market is diversified and evolved through many stages, from conventional platform of treasury bills and call money to commercial papers, certificate of deposit, repos, forward rate agreement, and most recently interest rate swaps। तो ये क्या बताया गया अपने को इन्होंने? ये है सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, ठीक है।
कहाँ से आया ये, सिमिलर टू द डेवलप इकोनॉमीज इंडियन मनी मार्केट इज़ डाइवर्सिफाइड। तो जैसे बाकी के मार्केट्स होते हैं जो डेवलप इकोनॉमीज़ है अपने से भी ज़्यादा, तो वहाँ पे कैसे डाइवर्सिफाइड हो चुका है मनी मार्केट अभी, क्योंकि मनी मार्केट में भी अभी दो तीन ही इंस्ट्रूमेंट नहीं रहे हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं। तो उसमें से कौन से है, ट्रेजरी बिल्स है, उसके बाद कॉल मनी थ्रू कमर्शियल पेपर्स है, कर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये रेपोज है। रेपोज यानी कि क्या होता है, रीपर्चेस एग्रीमेंट कहते हैं इसे अपन। रेपोज यानी कि रीपर्चेस एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है, मेरे पास अगर कोई असेट है, मैं किसी और को वो बेच दे रहा हूँ, ठीक है, समझो 1 रुपए में मैं उसे बेच रहा हूँ कोई एसेट दूसरे पर्सन को, और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि यही एसेट मैं फिर से खरीदूंगा 2 रुपए में, सपोज 10 महीने बाद, ठीक है, एक टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा उसका, उसको मैं खरीदूंगा फिर से। तो ये क्या हो गया, रीपर्चेस एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि मुझे आज 1 रुपए की ज़रूरत है, और आगे चल के मेरे पास सपोज 2 रुपए आने वाले हैं या फिर 4 रुपए आने वाले हैं, क्योंकि मैंने अगर आज 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो उसका प्रॉफिट मुझे आगे चल के होने वाला है। तो इसीलिए मुझे आज 1 रुपए की ज़रूरत है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो असेट किसी को बेच रहा हूँ, और उसके साथ ये एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि भाई कुछ पीरियड बाद मैं उसको फिर से खरीदूंगा, लेकिन वो 2 रुपए में खरीद लूँगा, यानी कि उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो और आज मुझे मनी भी मिल रहा है कुछ ना कुछ खरीदने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस तरह से एग्रीमेंट होता है रीपॉज यानी कि रीपर्चेस एग्रीमेंट, ठीक है। फिर होता है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, यानी कि आगे चल के जो भी रेट डिसाइड होगा उस पे अपन मार्केट पे पैसा उठाते हैं। और फिर कौन सा है, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या होता है, इसमें जो होता है वो फिक्स और वेरिएबल दोनों इंटरेस्ट रेट को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट में, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने के लिए था। The Indian money market is diversified and has evolved through many stages, from the conventional platform of treasury bills and call money to commercial paper, certificate of deposit, forwards, interest rate agreement and most recently interest swap। तो ये फिर से रिपीट हो गई लाइन यहाँ पे। फॉलोइंग आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप मनी मार्केट। तो अभी अपन ये जो मनी मार्केट है इसके अपन क्या देखने वाले हैं, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है हाईली ऑर्गेनाइज कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। तो ये मनी मार्केट जो है अभी ये क्या हो चुका है, हाईली कमर्शियल हो चुका है ये सारी चीज़ें, क्योंकि हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं अपने को, और ये क्या है, क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी है, तो इसको क्या रेगुलेट करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था, इसीलिए ये एक बैंकिंग सिस्टम की तरह ये वर्क करता है। हाईली ऑर्गेनाइज कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन वन ऑफ द इसेंशियल features of developed money market. They are most important supplier of short-term fund and hence any policy adopted for loan and advances and investment will have far-reaching efforts over the entire money market. तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इसमें कोई भी पॉलिसीज़ या फिर कोई चेंजेस किए गए तो इसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। इसको इसलिए बैंकिंग सिस्टम की तरह रेगुलेट करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, ठीक है। और ये क्या हो गया है, अभी ऑर्गेनाइज्ड भी हो चुका है। In order to sum money market smoothly, commercial banks should maintain a stable cash ratio. For organizing fully developed money market, the existence of highly organized commercial banking system is mandatory। ठीक है, तो ये जैसे अपने बैंकिंग सिस्टम जो है वो अभी कैसे हो चुकी है, फुल्ली कंप्यूटराइज हो चुकी है, फुल्ली कमर्शियलाइज है। और बैंकिंग सिस्टम में बहुत कुछ भी अगर फ्रॉड या फिर कुछ के चांसेस है वो आजकल कैसे हो गए हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं, क्योंकि वो क्या हो चुका है, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। हर बार उसकी डबल चेकिंग हो जाती है किसी भी ट्रांजैक्शन की, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से अभी मनी मार्केट का भी हो चुका है, ये किसी बैंकिंग सिस्टम की तरह ही वर्क करने लगा है। सेकंड क्या है, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो अपन ने देखा ही यह था कि इसको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। और आरबीआई क्या है, अपने इंडियन सिस्टम का एक अपर एपेक्स बैंकिंग सिस्टम है जो पूरे अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। बैंकिंग को रेगुलेट करता है कौन, आरबीआई।
तो इसी पे इसमें क्या कहा गया है, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल बैंक, और आरबीआई को ये अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक बोलते हैं। For the organization of the developed money market, it is very essential to have presence of central bank because the central bank is the leader as well as the control of money market। क्योंकि क्या कहा गया है यहाँ पे कि सेंट्रल बैंक का प्रेजेंस है इसमें मनी मार्केट में, क्योंकि ये कैसे है, शॉर्ट टर्म है, और शॉर्ट टर्म में अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन ट्रेस करना हो तो किस तरह से ट्रेस किया जाएगा, बैंकिंग सिस्टम के तरह ट्रेस किया जा सकता है उसको। और बैंकिंग सिस्टम का की तरह अगर आप उसको ट्रेस कर रहे हैं तो आपके कंट्री की जो एपेक्स बैंक है, जो कि सेंट्रल बैंक है, उसको आपको सारी अथॉरिटीज़ देनी पड़ेगी। इसीलिए इसमें किसका प्रेजेंस है, सेंट्रल बैंक का प्रेजेंस है। The central bank helps commercial banks to turn assets into money. To prepare policies, central bank interferes from time to time whenever it is necessary. तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक को मदद करता है अपने असेट्स को कन्वर्ट करने में, किसमें, मनी में, ताकि वो अपने फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट कर सके प्रेजेंस में। ठीक है। और टू प्रिपेयर पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल बैंक, टू प्रिपेयर पॉलिसीज द सेंट्रल बैंक इंटरफेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम वेन एवर नेसेसरी। और इस मनी मार्केट को ज़रूरी है कि वो कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ बनाए ताकि वो रेगुलेट कर सके मार्केट को। इसीलिए सेंट्रल बैंक भी उनको मदद करता है कि आपको ये पॉलिसीज़ बेनिफिशियल होगी, या फिर इस पॉलिसीज से आप मार्केट को अच्छी तरह से रेगुलेट कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि अपन ने कौन से पढ़े थे ऊपर, ये देखिए, ट्रेजरी बिल्स हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, इंटरेस्ट स्वैप हो गया, रेपोज हो गया। ठीक है। तो इस तरह से कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है अभी। Any developed market is always in need of regular supply of highly acceptable and negotiable securities like bill of exchange, treasury bills, short term government bonds। क्या होता है कि अगर किसी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, आपके पास एम्पल क्वांटिटी में इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मार्केट में प्लेयर्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे और आपके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं रहेंगे ट्रेड करने को, तो मार्केट कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए अवेलेबल होने चाहिए आपके पास अप्रोप्रिएट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। तो इन सारे, और डाइवर्सिफाइड भी होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट से आपका मार्केट नहीं चलेगा, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए आपका मार्केट चलाने के लिए। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट असेट्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रोकर एंड लेंडर्स टू डील विद देम आर वेरी नेसेसरी। ठीक है। तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी होने चाहिए, उसके बाद आपके पास ब्रोकर्स होने चाहिए उन इंस्ट्रूमेंट्स को बेचने के लिए, और लेंडर्स भी होने चाहिए उनको लेने के लिए। ये क्या है, लेंडर्स है ये। ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, फिर ब्रोकर्स होने चाहिए, और लेंडर्स होने चाहिए। ठीक है। फिर फोर्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ डीलर्स। अ डेवलप मनी मार्केट शुड हैव नंबर ऑफ डीलर्स हु आर ऑलवेज रेडी टू रिलीज और होल्ड देयर शॉर्ट टर्म असेट्स। तो डीलर्स भी होने चाहिए कि आपके वो असेट्स को होल्ड कर सके या फिर रिलीज कर सके। तो ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट का। उसके बाद क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ सब मार्केट। तो अगर कोई एक मेन मार्केट है तो उसके जैसा, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, सब मार्केट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इसका अपन एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई अगर सुपर मार्केट है तो उसमें कैसा होता है, डिफरेंट सब मार्केट तैयार हो जाते हैं। जैसे कि क्लोथिंग का अलग हो जाता है, ठीक है, ग्रॉसरी का अलग हो जाता है। तो इसी तरह से जो है मनी मार्केट में भी सब मार्केट्स आ चुके हैं अभी। Another essential condition for evolution of developed money market is organization of money market into a number of sub market, each of which specialize in a specific short term asset। ठीक है। तो उस मनी मार्केट में भी अभी सब मार्केट आ चुके हैं जो कि एक स्पेसिफिक असेट में ट्रेड करते होंगे। जैसे कि अभी देखते हैं, इन लंदन मनी मार्केट देयर आर कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट,
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये इन्होंने क्या कर दिया, सेपरेट एक एक मार्केट क्रिएट कर दिया, यानी कि सब मार्केट बन गए। ये किसके अंडर में आते होंगे, ये सब मनी मार्केट के अंदर आते हैं। लेकिन इसमें भी देखिए कॉल मनी मार्केट अलग कर दिया, फिर कमर्शियल बिल मार्केट अलग कर दिया, ट्रेजरी बिल मार्केट अलग कर दिया। तो अगर मेरा इंटरेस्ट है भाई ट्रेजरी बिल मार्केट में, तो मैं सिर्फ वो ट्रेजरी बिल मार्केट वाले में ही ट्रेड करूँगा, मेरे को बाकी के इंस्ट्रूमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए क्या हो गया, फिर सब मार्केट अपने आप ही क्रिएट हो गए। फिर सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्री मोबिलिटी ऑफ फंड्स। फॉर द इवोल्यूशन ऑफ डेवलप मनी मार्केट, फ्री मोबिलिटी ऑफ फंड इज़ वेरी इसेंशियल। दिस विल ब्रिंग एन इक्वालिटी इन सिमिलर कैटेगरी। ठीक है, तो फ्री मोबिलिटी ऑफ फंड्स यानी कि देखिए अगर आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप क्लोज सब्स्टिट्यूट बना सकते हो उसको मनी का, यानी कि आप कभी भी उसको जाके बेच सकते हो और कैश उसको कर सकते हो कन्वर्ट, तो ये क्या होगा, फिर आपके पास फ्री मोबिलिटी हो गई उसको कन्वर्जन की। ठीक है, उसके बाद 7 क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज to finance dealing in different sub-market. A developed money market is in need of ample resources to finance dealing in different sub-market. Normally, all these resources come from within the country, but it is also possible that foreign capital may also be attracted. Developed money market, that is New York and London, attracts funds from all over the world. देखिए अगर आपको कोई मार्केट रन करना हो तो आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए। अभी रिसोर्सेज अपन नहीं देखोगे कौन से रिसोर्सेज थे, तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, आपके पास डीलर्स होने चाहिए, आपके पास ब्रोकर्स होने चाहिए, आपके पास एम्पल अमाउंट में असेट होने चाहिए उसको खरीदने बेचने की। तो ये सारी चीज़ें जो, तो देखिए इसमें कैसा होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज, जैसे कि अपन ने देखा कि मनी मार्केट में क्या होता है कि आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट में सारे रिसोर्सेज होने चाहिए। जैसे कि ऊपर अपन ने देखा था कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए सफिशिएंट, आपके पास डीलर्स होने चाहिए, आपके पास लेंडर्स होने चाहिए, आपके पास बोरोवर्स होने चाहिए, आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में असेट्स होने चाहिए जिसको आप कन्वर्ट कर सके। तो इस तरह से क्या होता है, कई बार क्या होता है फिर जैसे कि डेवलप मनी मार्केट है, यहाँ पे अपने को बताया गया है जैसे कि न्यूयॉर्क का मनी मार्केट है और लंदन का मनी मार्केट है। तो ये क्या करते हैं, इनका जो मार्केट है ये अभी डेवलप हो चुका है पूरी तरह से, इनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो ये क्या करते हैं, अपने मार्केट डोमेस्टिक मार्केट में तो ये ट्रेड करते ही है, उसके साथ 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 ग्लोबल मार्केट में भी ये ट्रेड करते हैं, जैसे कि पूरी वर्ल्ड से वो कैपिटल उसमें लाते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास सफिशिएंट रिसोर्स है तो आप फिर बाहर से भी पैसा खड़ा कर सकते हो। उसके बाद क्या है 8, अदर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स। तो दूसरे कौन से फैक्टर्स है, डेवलप मनी मार्केट, स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशंस एक्सेट्रा आर ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन ऑफ डेवलप मनी मार्केट। तो ये तो सेकेंडरी फैक्टर्स नहीं, इसको अपन प्राइमरी फैक्टर्स में भी गिन सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ स्मूथली रन करनी है, कोई अगर मार्केट स्मूथली रन करना है, तो उसमें क्या होगा, आपके पास स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन होनी चाहिए आपकी कंट्री की। नहीं तो अगर आपकी पॉलिटिकल कंडीशन ही स्टेबल नहीं है, या फिर उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसीज़ लगा दी जिसकी मदद से आप फिर बाहर से फंडिंग नहीं ले सकते हो, तो आपका मार्केट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ठीक है, उसके फ्री ट्रेड करने के लिए वो नहीं रहेगा। तो आपको फिर लैक ऑफ कुछ रिसोर्सेज होगी, जिस तरह से फंडिंग नहीं आएगी तो आपके पास फंडिंग की थोड़ी सी कमी लगेगी आपको। तो इस तरह से ये अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं जो कि मनी मार्केट में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं अपन मनी मार्केट में देखते हैं जिसका अपन ने अभी देखा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि मनी मार्केट क्या है, एक शॉर्ट टर्म फंड के लिए रेज करने के लिए इसका यूज़ होता है। और शॉर्ट टर्म फंड को अपन किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, अप टू 1 ईयर, यानी कि एक दिन से लेके 1 ईयर तक जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसको अपन किस में गिनते हैं, तो मनी मार्केट में गिनते हैं। उसके बाद अपन ने उसके एग्जाम्पल देखे, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से है, तो ट्रेजरी बिल्स है, कमर्शियल पेपर्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है इसको अपन अगले यूनिट में देखने ही वाले हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट किस तरह से वर्क करते हैं, इनका टाइम पीरियड क्या होता है। जैसे कि अपन ने देखा कि ट्रेजरी बिल जो होता है वो इशूड एट डिस्काउंट होता है लेकिन मैच्योर्ड एट पार होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद अपन ने क्या क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, तो हाईली ऑर्गेनाइज कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है मनी मार्केट की। उसके बाद अपन ने देखा कि सेंट्रल बैंक का प्रेजेंस है। उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखा, अप्रोप्रिएट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट आपके पास अवेलेबल है।
फिर फोर्थ देखा सफिशिएंट नंबर ऑफ डीलर्स है उन इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड करने के लिए। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ सब मार्केट है, जैसे कि मनी मार्केट में जो कि सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाते हैं, तो उनके अभी सब मार्केट्स भी हो चुके हैं। उसके बाद सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आपको पास फ्री मोबिलिटी ऑफ फंड्स आ जाता है। फिर है सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल हो चुके हैं अभी। और एट क्या है, अदर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे डेवलप्ड मनी मार्केट के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डेवलप्ड मनी मार्केट में दिखेंगी। तो अभी अपन देखते हैं कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इंडियन मनी मार्केट का स्ट्रक्चर। आज के इस लेक्चर में अपन स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंपोनेंट्स भी देखेंगे, ठीक है। तो इंडियन मनी मार्केट के स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है इस इंडियन मनी मार्केट का। द मनी मार्केट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, money lenders or indigenous bankers, and unregulated non-bank financial intermediaries, that is finance companies, cheat fund, nidhis, organized sector as Reserve Bank of India, private banks, public sector banks, development bank, other non-banking financial companies, that is NBFC, such as Life Insurance Corporation of India, the International Finance Corporation, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो देखिए अपने को क्या कहा गया है इस पैराग्राफ में कि इंडियन मनी मार्केट जो है वो दो सेक्टर में डिवाइड किया गया है, एक है अनऑर्गेनाइज्ड और दूसरा कौन सा है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। ये रहा ऑर्गेनाइज्ड। तो अनऑर्गेनाइज्ड में अपने को बोला गया है कि मनी लेंडर्स आते हैं, ये मनी लेंडर्स है, ये आर है। इंडिजिनियस बैंकर्स आते हैं और अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज आती है, ठीक है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है, अपना प्राइवेट बैंक्स आते हैं, एनबीएफसीज आती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है अपना इंडियन मनी मार्केट का, तो ये अपन देखते हैं, ठीक है। तो इसके अपने पास एक ट्री डायग्राम अवेलेबल है, ये देखिए ये अपनी ट्री डायग्राम है इसकी। इंडियन मनी मार्केट, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट। तो इंडियन मनी मार्केट को दो सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर, फिर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस क्या है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर पे किसका वॉच होता है, गवर्नमेंट का वॉच होता है, ठीक है। यानी कि इसको कौन रेगुलेट करता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। और इसको कौन रेगुलेट करता है, प्राइवेट प्लेयर्स इसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अभी प्राइवेट प्लेयर्स कौन से, तो वो भी अपन देखने ही वाले हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर का मीनिंग ऐसा होता है कि उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, तो गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा है। और ये जो सेक्टर होता है अनरेगुलेटेड होता है, यानी कि इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सी चीज़ें आ जाती है वो देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे पहला आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अपनी सेंट्रल बैंक है कंट्री की, ठीक है। उसके बाद है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स यानी कि अपने बैंक्स जिसमें अपने बैंक्स सेविंग्स अकाउंट होते हैं, जैसे कि अपनी एसबीआई हो गई, एचडीएफसी, ठीक है। ये कौन से बैंक्स हो गए, सारे कमर्शियल बैंक्स जिसके पास कस्टमर्स के अकाउंट होते हैं वो कमर्शियल बैंक। और जिन कमर्शियल बैंक के अकाउंट सेंट्रल बैंक में होते हैं वो कौन सी बैंक होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर उसको अपन सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। उसके बाद क्या आता है तीसरा, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। आपने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स अकाउंट होते हैं। फिर है नॉन बैंकिंग कंपनीज, जो बैंकिंग के फंक्शन नहीं करती है लेकिन वो बैंकिंग की तरह काम करती है, ऐसी भी कंपनीज है। फिर है कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये कौन सा सेक्टर आ गया पूरा मनी मार्केट का अपना, ये आ गया अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। और फिर दूसरा कौन सा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि प्राइवेट प्लेयर्स इनको रन करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, इंडिजीनियस बैंकर्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन है इसका, अनऑर्गेनाइज्ड का दो इसमें डिवाइड किया गया है, एक है इंडिजीनियस बैंकर और दूसरा है मनी लेंडर। अब ये इंडिजीनियस बैंकर क्या है, तो इसका मीनिंग देख लेते हैं अपन। ये देखिए, indigenous bankers are the private firm or individuals who operate as a bank and such as both receive deposits and give loans. Like banks, they are also financial intermediaries, ठीक है। तो इंडिजीनियस बैंकर क्या करता है, लोगों से पैसे लेता भी है और लोगों को लोन देता भी है, ठीक है। तो क्या कहा गया था अपने को कि इंडिजीनियस बैंकर क्या है, डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करता है और लोन्स भी देता है। और मनी लेंडर्स क्या करते हैं, सिर्फ लोन देते हैं, ठीक है।
तो ये दो प्लेयर कौन से हैं? प्राइवेट प्लेयर। आपने देखा होगा कि हिंदी मूवीज़ में हमेशा दिखाता है कि ज़मींदार होता है या फिर ऐसे ही कोई मुनीम जी होते हैं जो लोगों को पैसे उधार देते हैं। तो इंडिजिनियस बैंकर एक ऐसा बैंकर जो एक बैंकिंग के जैसे ही काम करता है, लेकिन उसको बैंक का स्टेटस हासिल नहीं है। ठीक है, वो बैंक जैसा है लेकिन बैंक नहीं है। वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है और वो लोन भी देता है। ठीक है, लेकिन मनी लेंडर्स क्या करते हैं? सिर्फ लोन्स ही देते हैं। और ये क्या है? ये दोनों के दोनों प्राइवेट प्लेयर्स है। इन दोनों पे गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल दिया है कि पुराने ज़माने में कौन कौन से थे। श्रॉफ, आपने ये भी क्या है आजकल सरनेम ही है, ये देखिए। श्रॉफ है, फिर मारवाड़ीज है, फिर मुल्तानीज है, फिर जैन्स है, फिर शोकास है, फिर महाजन्स है, खत्रीज है, सेट्स है, बनियाज है। और ये सारे कौन कौन से इंडिजिनियस बैंकर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि जिनके भी ये सरनेम है, ये कौन कौन थे? इंडिजिनस बैंकर्स थे। वो एक बैंक की तरह काम करते थे, लेकिन वो बैंक नहीं थे। बैंक की तरह काम करना यानी कि डिपॉजिट्स लेना लोगों से और उनको लोन देना। ठीक है, तो ये हो गया इंडिजिनस बैंकर। और मनी लेंडर्स को आपको पता ही है कि उधार देने वाले। ठीक है, तो दो सेक्टर में, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि बैंकिंग वाला सेक्टर हो गया अपना, उसमें रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंक, नॉन बैंकिंग कंपनीज आ गई। फिर है कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, और फिर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें दो लोग आते हैं, एक आता है इंडिजिनियस बैंकर और दूसरा है मनी लेंडर्स। अभी इन्होंने कमर्शियल बैंक को फिर से सब डिवाइड किया है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो अभी ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक यानी कि ऐसी बैंक जिसको आरबीआई एक्ट में, देखिए आरबीआई एक्ट जो है वो कुछ साल का है, 1934 का है। ठीक है, तो इसके अगर वो सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है, ठीक है, सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है, तो उसे क्या कहेंगे अपन? शेड्यूल कमर्शियल बैंक। और अगर ऐसी बैंक जो कि उस शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? नॉन शेड्यूल बैंक। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में दो प्रकार के आते हैं, एक है पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरे हैं इंडियन बैंक्स। और नॉन शेड्यूल बैंक्स में आते हैं फॉरेन बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक, जिसको अपन आरआरबी कहते हैं। ठीक है, तो कैसी चीज़ है ये? भी कमर्शियल बैंक को दो इसमें डिवाइड किया गया है, एक है शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक यानी कि आरबीआई एक्ट में सेकंड शेड्यूल में जो भी लिस्टेड बैंक्स है उसको अपन शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलते हैं। और नॉन शेड्यूल बैंक यानी कि जो इस शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है उनको अपन नॉन शेड्यूल बैंक कहते हैं। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ गए और इंडियन बैंक्स आ गए। तो पब्लिक सेक्टर बैंक को फिर कौन कौन सी है अपने पास? तो एक है स्टेट बैंक का ग्रुप और एक है फिर नेशनलाइज बैंक्स। ठीक है, और नॉन शेड्यूल बैंक्स में कौन कौन से आते हैं? तो फॉरेन बैंक्स आती है और रीजनल रूरल बैंक्स आती है। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये है अपना इंडियन मनी मार्केट का पूरा ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इंडियन मनी मार्केट को अपन ने दो सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला है ऑर्गेनाइज सेक्टर, फिर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट, इसलिए उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं अपन। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता है, उस पर प्राइवेट प्लेयर्स का कंट्रोल रहता है, तो इसीलिए इसको अपन अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, नॉन बैंकिंग कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक्स। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं इंडिजिनियस बैंकर और मनी लेंडर्स। ठीक है, इंडिजिनियस बैंकर्स यानी कि बैंकिंग की तरह काम करने वाले लेकिन बैंक नहीं होने वाले, जैसे कि लोन देना और डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। ठीक है, और मनी लेंडर्स तो लोन देने का ही काम करते हैं। फिर अपन ने कमर्शियल बैंक देखा। कमर्शियल बैंक को अपन ने दो इसमें डिवाइड किया, एक है शेड्यूल कमर्शियल बैंक और है नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो बैंक जो कि आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है, उसको अपन शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलेंगे। और जो लिस्टेड नहीं है उनको बोलेंगे अपन नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। फिर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को दो इसमें डिवाइड किया गया है, एक है पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक है इंडियन बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दो इसमें डिवाइड किया गया है, एक है स्टेट बैंक ग्रुप और दूसरी है नेशनलाइज्ड बैंक्स। ठीक है, और नॉन शेड्यूल बैंक्स कौन कौन से हैं? तो एक है फॉरेन बैंक्स और एक रीजनल रूरल बैंक। तो अभी ये फॉरेन बैंक्स क्या होती है? जिनका ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड है और इनकी एक ब्रांच अपने कंट्री में भी है। ठीक है,
होम कंट्री में अपने इनकी एक ब्रांच है, उसको अपन क्या बोलेंगे, फॉरेन बैंक्स, लेकिन वो है कहाँ की, अदर कंट्रीज़ की, तो उसको अपन बोलेंगे फॉरेन बैंक्स। और रीजनल रूरल बैंक यानी कि ऐसे बैंक जो कि रूरल एरिया में डेवलपमेंट का काम करे, उनको लोन्स या फिर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कुछ ना कुछ मदद करे, तो ऐसे बैंक्स को अपन कहते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। तो ठीक है, ये हो गया अपना स्ट्रक्चर इंडियन मनी मार्केट का। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट कौन सा है, एक है ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, एक है अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट। उसमें कौन कौन से आते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, फिर है डेवलपमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, रीजनल रूरल बैंक्स, फॉरेन बैंक, स्टेट बैंक, फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, फिर है अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट, इंडिजिनियस बैंकर, डोमेस्टिक मनी, निधीज एंड चिट फंड्स। ये अभी निधि कंपनी क्या है ये देख लेते हैं, ये देखिए, निधि कंपनी इज अ टाइप ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, दैट इज NBFC। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म टू बोरो एंड लेंड मनी to its member. It includes the habit of saving among its members and works on the principle of mutual benefit. तो एक ऐसी बैंक होती है जो सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए काम करती है, जो भी उसके मेंबर्स हैं वही उसमें से डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर लोन्स ले सकते हैं, FDs वगैरह कर सकते हैं, सिर्फ ये सारे जो बैंकिंग काम होते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए होता है, मेंबर्स के लिए। और चिट फंड का तो आपको पता ही है, जैसे कि मंथली लोग पैसे जमा करते हैं और उसका फिर ऑक्शन होता है, यानी कि उसकी नाम निकाला जाता है चिट्ठी या फिर कोई भी पर्पस से, तो और वो पूरा का पूरा अमाउंट फिर उस पर्सन को दिया जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट, चिट फंड्स आर अ सेविंग कम बोरोइंग स्कीम्स वेयर मेंबर्स और सब्सक्राइबर एग्रीड टू कंट्रीब्यूट फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ। ठीक है, हर महीने समझो 5 लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, फिक्स्ड अमाउंट डालते हैं एक, और टोटल अमाउंट contributed by the subscriber shall be auctioned and give as a prize money to the needy subscriber every month, and the exact analogy of cheat fund is a kitty party। तो आपने देखा होगा कि आपने आप इसको क्या बोलते हैं, BC वगैरह कुछ तो भी बोलते हैं। ठीक है, तो एवरी मंथ उसमें पैसे जमा किया जाता है, और जो भी जिसका भी नाम आ जाता है फिर उसको वो अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, एक महीने इसको दिया जाएगा, फिर अगले महीने इसको दिया जाएगा, तो ऐसे उनके नंबर चलते रहते हैं। तो इस तरह से ये जो है अपना अनऑर्गेनाइज मार्केट है। ठीक है, फिर अभी इंडियन मनी मार्केट में अपन ने जैसे ही फर्स्ट यूनिट में देखा था कि सब मार्केट्स भी बन गए, तो सब मार्केट कौन कौन से है, तो कॉस्ट मनी मार्केट है, बिल मार्केट है, 364 डे बिल मार्केट है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। ठीक है, CPs है। तो इस तरह से जो है ये सब मार्केट्स क्रिएट हो गए। फिर बिल मार्केट में भी कमर्शियल बिल मार्केट आ गया और ट्रेजरी बिल मार्केट आ गए। तो ये भी अपन देखने वाले हैं, कंपोनेंट्स जब अपन पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में, तो उसमें अपन जो अपने को इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के, तो वो भी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इसको अपन यहाँ तक ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम फिर कंपोनेंट्स देखेंगे मनी मार्केट के।